हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आपको कक्षा 8 की इतिहास चैप्टर 1 आज पढ़ाएंगे, जो कि 8 क्लास की है। इसमें आपको जो सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का, उसके लिए अच्छा होगा। तो वक्त नहीं बर्बाद करते हुए पहला चैप्टर है क्लास 6 का, कैसे, कब और कहाँ। हिस्ट्री हम लोग आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 8 का, जिसमें दिया हुआ है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस इस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मतलब तारीख की चर्चा करते हैं तो इस कहना है चैप्टर में कि इतिहास में तारीख के नाम पर, मतलब इतिहास में केवल तारीखों की चर्चा होती थी कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कब कौन सा राजा का कब जो है उसका ताजपोशी हुआ, ये सब केवल बहस चलते रहते थे। यही चलते लोग इतिहास को जो है उबाऊ मानते हैं, कारण कि इसमें केवल तारीख को रटना है। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है कि इतिहास उबाऊ है, केवल इसमें तारीखें हैं? ऐसा नहीं है। तो क्या इतिहास बताती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थी। मतलब कह सकते हैं कि इतिहास से ये पता चलता है कि अतीत में जो चीज़ें थी वो किस प्रकार की थी। मतलब इसको अंडरलाइन करते हैं, अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थी। उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे कह रहे हैं कि जैसे हम इतिहास की बात आती है तो अतीत और वर्तमान में तुलना करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अतीत और वर्तमान में तुलना, मतलब अतीत और वर्तमान में तुलना करने लगते हैं। इतिहास जो इति मतलब बीती, जो बात बीत गया, और जो वर्तमान है, ये दोनों में जो है हम तुलना करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी बात को उतना जो है गहरी से नहीं लेते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि चलो भाई जाने दो, ऐसा हुआ तो हुआ। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। जैसे कि जो पंजाब की आज स्थिति है, पहले जो है लाखों करोड़ों वर्ष जो है, हजारों वर्ष पहले वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति था, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि चलो इसको जो है हमेशा
मतलब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। अब कोई युद्ध के बारे में हम चर्चा जब करते हैं, कोई वैसा घटना के बारे, जैसे जालियांवाला बाग घटना, नरसंहार के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं, या आज़ादी की लड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग मतलब सोचते हैं कि क्या सही में ऐसा हुआ होगा। तो ये सब सभी चीज़ हम लोग सोचने लगते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। सही बात है, जब हम लोग चाय किसी को पीते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये चाय जो है जो कब से चल रहा है, कब से लोग पी रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। हम लोग सोचते हैं कि क्या जो रेलवे अभी चल रही है उसका निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों कुछ चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सब सभी जो है, ये सब सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को किससे मिलता है, इतिहास से मिलता है। अब देखिए चित्र वन में दिया हुआ है, यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि चित्र वन में क्या दिया हुआ है। चित्र वन में दिया हुआ है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण, ये जो है एक इतिहासकार थे, है ना, जेम्स रेनेल, इनके द्वारा जो है ये नक्शा तैयार किया गया है। जो आप देख सकते हैं ये नक्शा देखिए, है ना, जो कि एक ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, मतलब कोई बुक दे रहे हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों का विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। मतलब इस तस्वीर में यह दिखाया गया कि भारत के जो लोग हैं अपने इच्छापूर्वक, अपनी इच्छा से जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। जो हमारी धर्म ग्रंथ है, जो हम लोग अभी जानते हैं, महाभारत है, कुरान है, गीता है, ये सब क्या करते हैं, कभी कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को जो है, संस्कृति का रक्षा करती है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। मतलब हम लोग समय को केवल तारीख और महीने में नहीं देखें, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। सही बात है कि भारत के लोग जो है ऐसा नहीं किए थे कि सुबह मतलब पूरे भारत में एक दिन में ही लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिए। इसका स्वाद धीरे धीरे
ही उनकी जवान पर चढ़ा था। मतलब चाय आज भी हम लोग जब पीते हैं तो स्वाद ले ले करके पीते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भारत में एकदम जो है 2025 में जो है 25 अगस्त को चाय शुरू हुआ, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। या 1990 में चाय शुरू हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं कि इतना ईस्वी 1857 में जो है क्रांति हुआ, तो इस तरह का बात हम लोग नहीं बोल सकते। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। मतलब हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश का शासन जो है मतलब एक बार आ गया। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय समाज में एक दिन में बदलाव हो गया। यह बताना संभव भी नहीं है। ये सारी चीज़ों एक लंबे समय में घटती है। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, तो ये घटना लंबे समय तक घटती रहती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। मतलब केवल टाइम के बारे में बता सकते हैं, सही अवधि एक पीरियड के बारे में हम बता सकते हैं कि जो है इतना ईस्वी से इतना ईस्वी तक लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना चेंजिंग हुआ, इतना ईस्वी से इतना ईस्वी तक लेकर के भारतीय समाज में इतना चेंजिंग हुआ। कह रहा है कि तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं। अब ये भी बात सही है। इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। एक समय था कि बड़ा बड़ा जो युद्ध होता है, बड़ा बड़ा जो घटना होता था, उसको लोग जो है क्या करते थे, युद्ध को अंडरलाइन कर दिए और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंडरलाइन कर दिए। इसको लोग इतिहास मानते थे, है ना। कह रहा है कि इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। सही बात है। केवल इतिहास में यही तो पढ़ना था कि कौन सा राजा जो है कौन सा किस वर्ष उसको जो है उसका विवाह हुआ, किस वर्ष उनके घर में बच्चा पैदा हुए, किस साल जो है कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा, उसके बाद उसके शासन गद्दी पर कौन बैठा। तो ये सब हिस्ट्री में केवल पढ़ना रहता था। अब कह रहा है कि जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबें में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे किस तरह से, संस्कृति समाज किस तरह से बदले। सबको हम जो है अंडरलाइन फिर से, पहले इतिहासकार केवल राजा पर ध्यान देते थे, एग्जाम में पॉइंट पूछता है, लेकिन अब के इतिहासकार क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसे हट करके बात करने लगे हैं कि लोग पहले कैसे जीते थे, लोग पहले कहाँ रहते थे,
लोग पहले क्या खाते थे, लोग पहले क्या पहनते थे, लोग जो गांव था उसका परिवर्तन शहरों में कैसे हुआ, बाजार कैसे बने, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार कैसे पनपने लगे, कैसे जो है विज्ञान का विकास हुआ, कैसे संस्कृति का विकास हुआ, कैसे समाज का विकास हुआ, कैसे समाज बदले, इस तरह का अब बात करने लगे। थोड़ा सा साइड में हम देखते हैं क्या है फिगर के नीचे। कह रहा है कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। अब देखिए क्या पसंद नापसंद, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए। जो पुराना विज्ञापन है उससे पता चलता है कि अभी जो मार्केट बन रहा है मतलब किस तरह से तैयार हो रहा है और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। 1922 ईस्वी। अब सोचिए जो ये आप देख रहे हैं लिप्टन्स टी के बारे में देख रहे हैं, ये प्रचार है लिप्टन्स टी के और 1922 ईस्वी का ये प्रचार है जो आप देख रहे हैं। ये 1922 ईस्वी का 1922 ईस्वी का ये है। 1922 ईस्वी में कौन चाय पीता होगा बताइए। उस समय जो है यही पता चलता है कि लोग जो अमीर लोग होंगे, जो धनी लोग होंगे वही इस चाय का प्रयोग करते होंगे। कह रहा है कि यह विज्ञापन इस बात का संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ये एग्ज़ाम में पूछता है भाई साहब इसको कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक क्या चीज़ का उपाधि मिला था, तो ड्यूक कनाट की पदवी मिला था। किसको मिला था, तो राजकुमार आर्थर। राजकुमार आर्थर कौन था, तो रानी विक्टोरिया की तीसरा पुत्र है ना। चलिए अब हम देखते हैं पीछे देखिए महल बना हुआ है और पीछे महल के आगे जो है रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर है। देखिए घोड़ा पर बैठा हुआ है साहब, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। हर तारीख जो है महत्वपूर्ण नहीं होता, हर तारीख एग्जाम में नहीं पूछता है, हर तारीख को हम याद भी नहीं रखते हैं। 1947 हमें इसलिए याद है कि उस दिन मेरा भारत आज़ाद हुआ, हमारा भारत आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ादी पाए। लेकिन अब ऐसे घटना रोज़ मतलब जो है नॉर्मल घटना घटते रहते हैं, वो सब हम लोगों को याद नहीं रहता है, कारण कि कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते इसलिए नहीं याद है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। सही बात है। हम बताएं कि 1947 ये चलते याद है कि 1947 को भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।
एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटेन इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। किसका शासनकाल महत्वपूर्ण है? जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखे, इतिहास जो लिखा गवर्नर जनरल, उसका शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन शुरू होते थे। मतलब प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स थे। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और आखिरी वायसराय अगर पूछ देगा तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्ययनों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, ब्लेजली, बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, डरबिन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इस किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि जो है, यही भगवान है, बाकी कुछ नहीं है। इन लोगों का जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। मतलब जो गवर्नर आए, अब उनका अलग एकदम रुतबा है, उनका अलग कार्यकाल है, उनका अलग मतलब पहचान है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट्टे में हम भारतीय समाज के भिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारतीय जो समाज थी, भारतीय जो समूह थी, जो अलग अलग के वर्ग थे, तो उनके किस गतिविधि पर हम ध्यान दे सकते हैं? अभी किसके बारे में हम सोच सकते हैं? कह रहा है कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसे क्यों करते हैं? हम इतिहास को टुकड़ा या अध्याय में बांट देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। अध्यायों में बांटने का पर्पस ये है कि हम उसे आसानी से समझें, थोड़ा थोड़ा करके, या याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। मतलब कह रहा है कि जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, जो गवर्नर जनरल से संबंधित है, उस पर केवल गवर्नर जनरल का चर्चा होता है, और भारतीय जो गतिविधियां होती है समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं है। ब्रिटिश के समय जो है यही स्थिति है कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय व्यवस्था है, जो भारतीय रीतियां हैं, गतिविधियां हैं, उसका कोई मायने ही नहीं है।
मानो कि सब बेकार है एकदम। जो है ऑल इन ऑल गवर्नर जनरल यहाँ के हैं। उसके बाद वायसराय कह रहा है कि जो इतिहास तो फिर हम क्या किया जाए, तो फिर क्या किया जाए। जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हीं का केवल इतिहास लिखा रहा है, उन्हीं का केवल बात हो रहा है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था था तो उसका तो कोई लेना देना नहीं, भारतीय समाज का कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम उसको नहीं याद रखेंगे, नहीं उस पर चर्चा करेंगे तो जो नया घटना हो रहा है वही महत्वपूर्ण रहेगा। एक मिनट। यहाँ पढ़ा रहे थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा चित्र 3 में क्या है। हम नीचे कर कर के दिखा रहे हैं। देखिए ये चित्र 3 हो गया। इसमें चित्र 3 में वारेन हेस्टिंगस 1773 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कितना ईस्वी में? 1773 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछता है कि कितना ईस्वी में बने। इतिहास के किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। यही स्थिति था कि भारत में गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ने के सिवा और कुछ था ही नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए अब प्रयास करेंगे कि नहीं इधर उधर हो। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास, कितना ईस्वी में? 1817 ईस्वी में। बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। 1817 ईस्वी में क्या लिखे? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। मतलब जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय के भारत का इतिहास कैसा रहा नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया। क्वेश्चन पूछता है कि जेम्स मिल जो हैं भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में। कौन कौन? तो सबसे पहले जो है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ब्रिटिश, ऐसे बांट दिया भारत को। इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों से यह निर्धारण को ज़्यादातर लोग ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? अब देखिए जहाँ पर बांटने की बात हुआ हिंदू मुस्लिम, है ना, तो अंग्रेज का कहना ही था, लॉर्ड डलहौजी कहा था कि फूट डालो और राज करो। जब तक आपके घर को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक आपके घर पर हम राज नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या किया ब्रिटिश? क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ब्रिटिश को अपना बता दिए कि ये हम ब्रिटिश हैं।
कह रहा है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसका खासियत क्या है, उसका केंद्रीय तत्व क्या है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मतलब इतिहास को जब हम बांट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए जो बदलाव, तो उस बदलाव में क्या खूबी था, उसका क्या महत्व था, है ना। अब गतिविधि पढ़ते हैं थोड़ा सा, कारण कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपके कालखंडों को किस तरह तय किया है। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ, गला फंस रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर कोई परिवार से बात कीजिए कि उनका बचपन कैसा था, उनका जवानी कैसा था, जवानी में क्या देखे, बचपन में क्या देखे, और जब बुढ़ापे आया तो क्या देखे। और उन तीनों जो है उनके समय को अलग अलग खंड में बांट दीजिए, है ना। तो ज़्यादा आपको मतलब तुलना करने में ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पढ़ रहे थे यहाँ से पढ़ेंगे, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए, जो कह रहा है कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अभी हम ऊपर जो है जेम्स मिल का चर्चा किए थे। देखिए यहाँ पर जो है जेम्स मिल, जो कि मतलब भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो उसको लगता था, मिल को लगता था कि जो एशिया का समाज है, जो एशियाई समाज है, वो यूरोप से पीछे है। एशियाई जो समाज है वो एशियाई समाज सभ्यता के मामले में किससे पीछे है, तो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। हिंदू और मुसलमान तानाशाह जो उसमें थे, यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा मतलब जेम्स मिल का मानना था कि भारत में हिंदू मुस्लिम शासन करते थे, जो हिंदू में तानाशाह थे, जो मुस्लिम में तानाशाह थे। उसके बाद जो है धार्मिक बैर बहुत ज़्यादा था, जातिगत बंधन ज़्यादा था, अंधविश्वास ज़्यादा था, यही सब का बोलबाला था। उनका ऐसा
मानना था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोप शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब मिल की राय था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मतलब जो ब्रिटिश शासन कर रहा था भारत पर, तो वो सभ्यता की राह पर ले जाता भारत को। तो इसके लिए ज़रूरी यह था कि यूरोपीय शिष्टाचार, मतलब मिल का मानना था कि जो यूरोप में जो डिसिप्लिन था, जो यूरोप में जो कला था, यूरोप में जो संस्था था, यूरोप में जो कानून था, उसको भारत में लागू किया जाए। जेम्स मिल का ऐसा कहना था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मतलब जेम्स मिल का कहना था कि मतलब भारतीय एकदम बकलोल है, भारतीयों को कुछ नहीं आता है, इसलिए जितने मतलब भूभाग हैं बचे हुए, भारत के सभी पर ब्रिटिश का जो है शासन होना चाहिए, सब पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसी में जो है हिंदुस्तान और अच्छे से हिंदुस्तान पर राज चलाना चाहिए, इससे हिंदुस्तान का प्रगति होगा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति कर ही नहीं सकता। वाह, अच्छा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? मतलब जेम्स मिल का कहना था कि भारत में कुछ है ये नहीं था, न यहाँ सभ्यता था, न समाज था, न धन था, न दौलत था, कुछ नहीं था। जो है इस चीज़ को हम लोग कभी स्वीकार कर सकते हैं? भारत जो है सोने की चिड़िया का देश कहलाता है न, कहलाता था। जो है 17 बार जो है गजनी आक्रमण किया, फिर भी सोना नहीं ले पाया। जो है कुछ ले जा कर के समुद्र में डुबा दिया, उसके बाद भी भारत में आज भी सोना का भंडार है। क्या इतिहास के इस किसी दौर को हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल इस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? मतलब कोई हम मतलब मान ले कि यहाँ पर हिंदुओं का राज था या मुसलमानों का राज था। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व ही नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आम तौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज का जब सुझाव हुआ, जो हम लोग पढ़ते हैं अभी इतिहास को, कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसको जो है अंग्रेज के सुझाव पर इतिहासकार इसको अलग अलग बांटे। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। क्या समस्या है? इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समय भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं। कह रहा है कि पश्चिम में आधुनिक काल को, पश्चिम जो वेस्ट कल्चर है वो सब में आधुनिक जो पश्चिमी देश था उसमें आधुनिक जो काल था उसको विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है।
उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। मतलब उनके लिए मध्यकालीन समाज ऐसा समाज था मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज का कोई वैल्यू ही नहीं था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल का इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। यही तीन चीज़ तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, और मुक्ति, यही तीन चीज़ तो जो है भारत की आज़ादी के बाद भारतीयों को मिला। और इसी के लिए तो इतना लंबा लड़ाई चला अंग्रेज से। कह रहा है कि न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आप सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए, मतलब अपना खर्चा निकालने के लिए राजस्व का वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पर कह रहा है कि भारत, आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो है अंग्रेज कैसे भारतीय को दबाव करके रखा, कैसे अपना शासन बनाया, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कैसे हमारे समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, कैसे सारे खर्चे, मतलब अपने खर्चा वो चलाता था और अपने खर्चे को चलाने के लिए वो राजस्व का वसूली करता था। अपने ज़रूरत की चीज़ को सस्ती कर देता था, हमसे सस्ता खरीदता था। निर्यात के लिए जो महत्वपूर्ण फसल था उसका खेती करवाता था। ये सब सभी चीज़ के बाद, ये सब करने के बाद जो भारतीय समाज में जो परिवर्तन आया, उसमें क्या बदलाव आए, उसके बाद उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। करा कि आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ का मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि औपनिवेशिक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई देश पर राजनीतिक, अंडरलाइन कर देते हैं, जब कोई देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, है ना। जब कोई देश पर दूसरे देश के दबदबा के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव जो आता है, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है।
जैसे हमारे देश पर जो है शासन किया अंग्रेज, तो जो हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक बदलाव आया, जो आर्थिक बदलाव आया, जो सामाजिक बदलाव आया, जो सांस्कृतिक बदलाव आया, उसी को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग इन समूह बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, कितना पेज, 5वां पहुँच गए हम लोग। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए कौन सा स्रोत का है ना? उसके पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, छोटा सा दिया हुआ है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 ईस्वी में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। 1946 की बात है। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार। बम्बई कहा जाता था। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से उसी प्रकार से, विशाखापट्टनम से उसी प्रकार से आया। ये क्वेश्चन ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम इसको पढ़ेंगे। हम किस तरह जानते हैं 250 साल पहले का इतिहास? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है कि अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी शासन में तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड जो होता है वही इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। मतलब उनका, अंग्रेज का मानना था कि लिखना बहुत ज़रूरी है। जो कोई फैसला सुनाए, जो कोई ऑर्डर दिए, जो कोई वो प्लान बनाए, है न, जो कोई कार्य के लिए उनका सहमति हुआ, तो उनका मानना था कि नहीं, एकदम ये जो है बाई कॉपी होना चाहिए। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था भविष्य में भी। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यही समझदारी के चलते लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, पढ़ना, टिप्पणी, प्रतिवेदन, है ना। अंग्रेज को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। उनको लगता था कि सब कागज़ अच्छा से रखना है। हम लोग भी अभी अपना डॉक्यूमेंट सब अच्छा से रखते हैं, कारण कि उनको लगता था कि भविष्य में इनका ज़रूरत होगा। ये चलते अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापन को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। मतलब 19वीं शताब्दी में जो भी लेटर उटर भेजा जाता था, लिखा जाता था अभिलेख, वो सब आज भी जो है अभिलेखागार में रखा हुआ है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे
अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बताई जाती थी। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनसीबी या सुलेख नबीस उन्हें खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। जो लिखते थे उनको कहा जाता था खुशनबीसी, खुश होकर के लिखते थे, ऐसे याद रखिए। खुशनबीसी और सुलेख नबीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई जब नई दिल्ली 19वीं सदी, इसको देखिए 19वीं सदी के मध्य में ही छपाई हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों का वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। दोनों को वायसराय के निवास के नज़दीक। इससे पता चलता है कि अंग्रेज की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। मतलब अभिलेखागार को बनाया गया था वायसराय, जो संग्रहालय और अभिलेखागार जो बनता था उसको वायसराय के आवास के नज़दीक बनाया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। धीरे धीरे टेक्निकल विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ। लोग जो है दस्तावेज को प्रति जैसा बनाने लगे। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व अब क्या है इसमें। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे अच्छी ढंग से जानना जरूरी है। सर्वेक्षण मीन्स होता है घूम करके देखना, अवलोकन करना उसका। तो अंग्रेज का कहना था कि किसी देश पर शासन करने के लिए अच्छे ढंग से उस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंडरलाइन कीजिए। सर्वेक्षण में क्या चीज़ पता करता था अंग्रेज, तो मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ की मिट्टी किस क्वालिटी की है, क्या वहाँ फसल होंगे, वहाँ पेड़ पौधे क्या मिलते हैं, वहाँ जीव जंतु कैसा होता है, कैसा जीव जंतु, हम उससे बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस सब को अगर पता लगता कि जो है जीव जंतु का किडनी जो है आदमी में लगता है तो जीवो जंतु को लेते जाते, जो है जानवरों को मार करके लेते जाते कि इसका किडनी हम अंग्रेज ले जाएंगे। कह रहा है कि 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं सदी जनगणना जो है भारत कह सकते हैं कि जनगणना जब आया तो जनगणना ब्रिटिश के शासन में ही शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ, तो 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल पर, जो हम लोगों का 10 साल पर जनगणना होता है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, अब जनगणना में क्या होता है, संख्या, लोग कितने हैं, उनका जाति क्या है ना, उनका इलाका क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, यही सब तो जानते हैं। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण है ना, पेड़ पौधे का सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण,
पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। मतलब ये सब जो है अपना अड्डा मान लिया था एकदम, कि जो करना है एकदम यही करना है, पूरा एकदम बिजनेस बना लिया था। अब देखिए चित्र नंबर 5 आपको सामने दिख रहा होगा। पेड़ इसमें लगा हुआ शरीफे का पौधा। कह रहा है कि 1770 ईस्वी का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। चलिए अब पढ़ेंगे अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी। अब देखिए कोई कहीं भी आप जाइए, ऑफिस जाइए, विद्यालय जाइए, आप वहाँ के फाइल का रिकॉर्ड देख करके आप समझ जाइएगा कि इसमें कितना घोटाला किया गया है या वर्तमान में इसका क्या स्थिति है। कह रहा है कि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर की कई जगह दिखाई देती है। यह तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट, बेरहम थी। मतलब ये जो है 1857 के विद्रोह का पिक्चर है, जो कि अंग्रेज जो है उस समय अपने समय में भिन्न भिन्न किताबों में छपवाए थे। कारण कि अंग्रेज का मानना था कि भारतीय जो हैं सिपाही जो हैं ये क्या हैं, बागी हैं, मतलब खसोट में लगे हुए हैं, जबकि वो खुद जो है लूटने के लिए आए थे यहाँ। अंग्रेज की नज़र में जो विद्रोह करने वाला जनता था वो लालची माना जाता था, दुष्ट माना जाता था और बेरहम। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है इंसानों के खाने के लायक नहीं जो है, सॉरी, एक मिनट। इंसानों करा गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है ना, ये पढ़ लिए थे हम लोग, ये पढ़ेंगे, ये भी पढ़ लिए। 7वां पेज हम लोग पढ़ रहे हैं। इंसानों के खाने के लायक इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था
कि पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 1946 का ये है। मतलब ऐसा स्थिति था कि हमारे देश में वो शासन करते थे और हमारे देश के जो सिपाही थे उनको ऐसा खाना देते थे कि वो जानवर भी नहीं खा सकता। यही सोचिए, इसी को कहते हैं गुलामी। अब देखिए, ये जो है 7वां पेज हम लोग पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। मतलब कह रहा है कि ये रिकॉर्ड जो रहते थे उससे पता चलता था कि सरकारी अफसर क्या सोचता था, जो ब्रिटिश सरकार का जो अफसर था क्या सोचता था, उसका क्या मतलब दिलचस्पी था, कौन सा चीज़ों में, किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे वो। आज के रिकॉर्ड से यही पता चलता है। जैसे आज भी जो है भारत के आज़ादी के पहले कुछ पुल मिलेंगे, इमारतें मिलेंगे। नई दिल्ली में आप चले जाइए, लाल किला है, इंडिया गेट है, ये सब। चलिए, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों और फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो इसी जो लिखा हुआ है उसी से हम लोग जो है अपना इतिहास के बारे में जानते हैं। कहता है कि लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। आज इतना हो गया, उसके बाद भी ये नहीं पता चलता है कि जो उस समय कंपनी में जो मजदूर काम करते थे, जो गरीबी का ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनका अनुभव क्या रहा। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। चलिए दोस्तों, तो आज जो है ये बुक का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ हम लोगों ने समाप्त किया। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। हम तब तक आप जो है 2 से 4 बार इसे रिवीजन कीजिए। आपको जो है बीपीएससी 71वीं के अगर आप विद्यार्थी हैं या जो है आप टीआरई 4 देने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 5 देने वाले हैं, या कोई स्टेट देने वाले हैं, या आप जो है
हिस्ट्री से कोई केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को खूब अच्छा से पढ़ें, 4 से 5 बार रिवीजन करें। और नहीं कुछ होता है तो हेडफोन लगा करके अपने कानों में सुनते रहें। आपको बार बार जो है हम एक एक लाइन को डिस्क्राइब किए हैं, एक एक लाइन का हम व्याख्या किए हैं, एक एक वर्ड का। आप इसे ध्यान से सुने। तो ठीक है, आज भर इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।